की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि कोशिका के बारे में पढ़ना है। ये कोशिका का ही चैप्टर है तो हमें कोशिका के बारे में पढ़ना है। कोशिका की संरचना कैसी होती है, कोशिका की खोज किसने की, किस साइंटिस्ट ने की, हम तो उसे अच्छे से पढ़ेंगे। और कितने प्रकार की होती हैं कोशिका, किनमें पाई जाती हैं, और इनमें मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। और कोशिका ऑर्गेनेलास क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब किए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो आपने जैसे देखा पीछे लिखा होगा कि कोशिका मतलब जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई का मतलब क्या होता है, मतलब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, मौलिक का मतलब क्या होता है। तो अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ें तो जैसे मौलिक कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सब क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो वैसे भी यहाँ भी हम ये पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, तो यहाँ पर भी फंडामेंटल होगा कुछ। तो यहाँ का फंडामेंटल क्या है, तो यहाँ का फंडामेंटल है कोशिका है। जैसे वहाँ पे थे वो फंडामेंटल पार्टिकल्स, वैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी फंडामेंटल, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल कोशिका है। कोशिका, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब किए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। मतलब कोशिका का आंसर एक सीधा सीधा साफ सुथरा आंसर ये है कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब इसमें दो शब्द आए, संरचनात्मक व क्रियात्मक। संरचनात्मक और क्रियात्मक। तो संरचना से क्या है, संरचनात्मक से मतलब क्या है, क्रियात्मक से मतलब क्या है। तो संरचनात्मक से मतलब है स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर मतलब किसी की स्ट्रक्चर है ये, मतलब कोशिका जो होती है ये हमें स्ट्रक्चर देती है। जब एक सेल होती है या एक से ज्यादा से सेल होती है, जब काफी सारी सेल आपस में बना लेती हैं एक समूह, मतलब कंबाइन हो जाती है, हम कह सकते हैं कंबाइन हो जाती है या जुड़ने लगती हैं, तो वो एक समूह बना लेती है और उस समूह को कहते हैं हम टिश्यू। फिर इस टिश्यू से बनता है, मतलब कोशिका से टिश्यू बना, फिर टिश्यू से बनता है हमारे ऑर्गन से, फिर ऑर्गन से हमारे बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरी मतलब सभी जीव बन जाते हैं, पूरा जीव बन जाता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो मतलब ये हमको संरचना तो दे ही रहा है, संरचना देता है। इसको और अच्छे से पढ़ें तो जैसे हमने कहा ये अभी एक सेल थी, सिर्फ एक सेल है। फिर आगे चल के इसमें क्या हुआ, ये सेल काफी सारे मतलब काफी सारी सेल आपस में पास आ गई और उन्होंने क्या कर लिया, समूह बना लिया। मतलब कुछ ऐसा समूह टाइप का जैसे हम बनाते थे नहीं, वैसे वही वाला समूह फोन पे बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं, तो वैसा वाला समूह। एक से ज्यादा कोशिका बन गई तो क्या बन गया, एक समूह बन गया। अब इस समूह को क्या हम कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। हम अगले चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में है भी कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो इसमें भी होता है प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझिए। एक कोशिका, जब कोशिका मतलब काफी सारी हो जाती है और वो समूह बना लेती है तो उनको हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू से बनता है हमारे ऑर्गन्स। ऑर्गन्स का मतलब हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब चीजें हो गई हैं। और मतलब ऑर्गन से क्या बनता है, पूरा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो ये चीज हमारी बनती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये पूरा हमारा बनता है। यानी कि ये हमको क्या देता है, संरचना देता है। ह्यूमन शरीर जो ऐसा होता है ये क्यों होता है, क्योंकि सर हमें संरचना दे रहा है, संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि ये हमारी क्या है, संरचनात्मक इकाई है। और क्रियात्मक इकाई भी है। क्रियात्मक, क्रियात्मक से मतलब क्या है, संरचनात्मक से मतलब तो हम समझ गए कि हाँ संरचना हमें दे रही है कि मतलब सेल के समूह को मतलब टिश्यू बना लेती है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इसका मतलब क्या है, तो जो हमारा टिश्यू मतलब क्रियात्मक से मतलब ये है कि इसमें काफी सारी क्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, मतलब सभी मतलब जो क्रिया होती है, सभी सजीवों में क्रिया होती हैं, वो सब कोशिका में ही संपन्न होती हैं। तो एक तरीके से ये हम कह सकते हैं, इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। और इसके अलावा कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई भी कहा जाता है, जैसे कि चैप्टर में हमने पढ़ा, जीवन की मौलिक इकाई भी कहा जाता है। तो ये भी हम बताना चाहे तो बता सकते हैं कि जीवन की मौलिक, कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई भी कहा जाता है, कह सकते हैं। ये चैप्टर का नाम ही है जीवन की मौलिक इकाई। और फिर क्या होता है, और फिर आता है कि मतलब कोशिका, इतनी बात तो हो गई, देखिए इतनी बात क्लियर। अब और क्या क्या हम बता सकते हैं, तो और हम बता सकते हैं कि कोशिका के मतलब किसने खोज की, मतलब परिभाषा तो हमने पढ़ ली कि ये होता है, लेकिन किसने खोज की कोशिका की।
तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 ईस्वी में करी थी, मतलब और खुद से बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की थी। तो कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे इस बात को लिख दिया अगर कि कोशिका की खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे। ये 1665 में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी है, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता की थी, की सहायता से की थी। तो कुछ ऐसा होता है, मतलब रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से क्या करी थी, कोशिका की खोज करी थी। और कब की थी, तो 1665 ईस्वी में। अब आते हैं कि कोशिका की कितने प्रकार की होती हैं, मतलब ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोशिका की परिभाषा क्या है और कोशिका की खोज किसने करी थी। अब आता है कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका दो ही प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है हमारी यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब, तो कोशिका की अगर हम प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार क्या आता है, प्रकार, टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ सेल। तो पहला प्रकार आता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और एक आता है हमारे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और एक आता है हमारे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। अब वो मतलब वो प्रोकैरियोटिक किसे कहेंगे, हमें कैसे पता कि प्रोकैरियोटिक कौन सी सेल है और यूकैरियोटिक कौन सी सेल है, ये हमें कैसे पता, और इसमें कौन सी सेल्स आती हैं। तो अब वो यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा आता है कि मतलब अगर हम प्रोकैरियोटिक में पढ़ें, आगे चल के हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसमें एक किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक है। किंगडम मोनेरा, जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा जो है वो किसमें आता है, प्रोकैरियोटिक में। और मतलब इसका एग्जांपल क्या है, किंगडम मोनेरा का एग्जांपल है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ये 11 का भी थोड़ा सा टॉपिक है, मतलब आता है थोड़ा बहुत ये। और इसका मतलब ये कैसी सेल्स है, तो ये सब इसमें यूनिसेलुलर आती है, इनमें जो भी सेल्स होंगी वो सब यूनिसेलुलर ही होंगी। एक ही आता है जीव जो कि यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, जीव, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव आते हैं। और इसमें क्या आता है, इसमें बाकी बचे चारों किंगडम आते हैं, किंगडम फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम अगले चैप्टर में अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल हम कोशिका की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक तो आता है यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर भी इसमें आते हैं, मल्टी सेलुलर। मतलब जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है इसमें सिर्फ यूनिसेलुलर आते हैं और वो भी सिर्फ ये जीव आता है। लेकिन यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर और यानी यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों जीव आते हैं। अब ये यूनिसेलुलर का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर हम थोड़ा थोड़ा समझे तो यूनिसेलुलर ऐसे जीव हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल्स पाई जाती है, एक कोशिकीय जीव इन्हें हम हिंदी में कहते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स सिर्फ एक ही सेल होती है जो कि उनमें सारी क्रियाओं को संपन्न करती है। मतलब एक ही क्रिया में, मतलब अगर हम कह सकते हैं खाने पीने की क्रिया, मतलब क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जा रही है और मतलब ऑक्सीजन गैस ग्रहण हो रही, तो मतलब सब एक ही सेल में हो रहा होता है। पोषण हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सब एक ही सेल में हो रहा होता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं, अच्छा यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है, यूनिसेलुलर का फेमस एग्जांपल अगर हम कहें तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो ये सब है। इसका एग्जांपल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एक्सेट्रा।
तो ये सब इसके एग्जांपल है यूनिसेलुलर के। और मल्टी सेलुलर में कौन आता है? मल्टी सेलुलर में आते हैं प्लांट्स, आते हैं प्लांट्स और सभी एनिमल, सभी जीव एनिमल्स। तो यूनिसेलुलर जो कि सिर्फ एक ही सेल से होती है, मतलब एक ही संपूर्ण सेल से होती है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। और मल्टी सेलुलर जैसे कि प्लांट और एनिमल्स। प्लांट और एनिमल संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। जब काफी सारे सेल से मिलते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू को, फिर टिश्यू से बनता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम पूरा बन जाता है। और थोड़ा बहुत यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का कॉन्सेप्ट भी हमने थोड़ा समझा था। अमीबा, पैरामीशियम क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा देखा था हमने। आज हम पढ़ेंगे सेल की स्ट्रक्चर, मतलब सेल की स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें होती है, सेल में क्या पाया जाता है, तो ये आज हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी किए, बिना किसी विलंब किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो हम पहले अगर अब छोटा सा डायग्राम बना लें सेल का। ये होती है हमारी सेल। तो ये होती है हमारी सेल। अगर हम सेल को देखेंगे तो मतलब सेल लगभग कुछ इसी तरीके से होती है, लगभग। तो मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन सेल अमूमन इसी की तरह होती है। सेल की जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, ये वाली जो ये होती है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। और यहीं पर कहीं पर भी सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल मेम्ब्रेन। मतलब अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है, लेकिन मतलब एनिमल सेल में जैसे कि ह्यूमंस हो गए तो उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम सेल की स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को हम समझ रहे। तो यहाँ पर क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल सेल वॉल होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है। अब ये अंदर का मतलब ये वाला है जगह पोर्शन है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें फ्लूइड भरा होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या होते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनेलाज होते हैं हमारे, सेल ऑर्गेनेलाज। जैसे कि ये सब चीज़ें भरी, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेलाज हैं। तो पहले सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, और ये जो केंद्र का फिर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। इसके अंदर ये जो भरा होता है ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब इसमें या तो डीएनए होगा और या तो होगा हमारा आरएनए। ये हमारी आनुवंशिकी इकाई है, मतलब आनुवंशिकता की है। और इसके अंदर एक और चीज़ होगी, जैसे ये बड़ी फुटबॉल टाइप, वैसे छोटी फुटबॉल टाइप, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका कहते हैं हिंदी में, केंद्रक, केंद्रिका। तो ये होता है सेल की स्ट्रक्चर में, सब चीज़ें होती हैं। अब ये जो सेल ऑर्गेनेला है इनका क्या है नाम, मतलब जो ये होती है इसको कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक ये हो गई है और एक ये हो गई है। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होती है, लेकिन इनमें कुछ फर्क होता है। इनमें देखिए ये बिंदु 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 से हैं, ये क्या है, ये है राइबोसोम। तो इसको हम कहते हैं रफ, यानी कि खुदरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको खुदरी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इसे रफ? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं रफ। और इनमें क्या होता है? इनमें कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इसको हम कहते हैं सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सॉफ्ट और रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें राइबोसोम होते हैं और इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। अब ये क्या होते हैं? इसको हम कहते हैं लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या थैली। और ये क्या होता है? बड़ा सा, इसको हम कहते हैं वैक्यूओल। तो ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर। फिर ये होता है, इसे हम कहते हैं बिजली घर, कोशिका का बिजली घर, या मतलब एनर्जी का सोर्स। माइटोकॉन्ड्रिया इसे हम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका अगर हम देखें कार्य, तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा को बनाना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी को बनाना, एनर्जी बनाने का काम करता है। इसीलिए इसे हम क्या करते हैं? पावर हाउस। तो ये हो गया हमारा सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर लगभग ऐसा ही होता है। अगर हम फिर से इसे समझ लें तो सबसे बाहरी कवरिंग को क्या कहते हैं? सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। ये क्यों होता है इसमें? ये इसीलिए होता है ताकि बाहर से सेल और मतलब अंदर से सेल ऑर्गेनेल बाहर निकले जाए, या फिर बाहर से कोई ऐसी चीज ना अंदर आ जाए जो कि सेल के लिए हानिकारक है। तो ये इसीलिए होते हैं, आउटर मोस्ट सेल इसीलिए होती है। फिर क्या होते हैं? फिर अंदर ये होते हैं छोटी फुटबॉल, बड़ी फुटबॉल। एक को कहते हैं हम न्यूक्लियस, एक को कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। फिर इन्हीं के बीच में कहीं पर जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि डीएनए आरएनए होता है हमारा, डीएनए आरएनए। फिर ये जो पोर्शन होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एक होती है सॉफ्ट का मतलब इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक होती है रफ। क्यों कहते हैं रफ? क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। और फिर ये हमने देखा यहाँ पर कहीं पर लाइसोसोम होता है, इसको आत्महत्या थैली, सुसाइड बॉक्स, सुसाइड बैग भी कहा जाता है, सुसाइड बैग। फिर होती है वैक्यूल होती है। तो ये सब चीजें होती हैं, सब इसके सेल ऑर्गेनेला है, सेल के अंदर वैक्यूल होती है। तो ये सब चीजें होती हैं, सब इसके सेल ऑर्गेनेला है, सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स। मतलब ऑर्गेनेला, ऑर्गन्स नहीं कह सकते हैं क्योंकि सेल खुद आपस में मिलकर टिश्यू बनाती, फिर से टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। तो ये हमारी सेल की स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ पे एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है एनर्जी बनाती है एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई काफी बार। अब आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं।